बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम शहजाद वहीद और मैं आप लोगों से पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ और बेज़िद इल्मा हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम जो कुछ पढ़ने जा रहे हैं उसका हस्बियात फ्लैश कार्ड मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड पर बना रखा है। सो लेट्स मूव टू द वाइट बोर्ड। जी माय डियर स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ने वाले हैं ज़ाहिर चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 7। और मैं हमेशा की तरह आज भी मैंने नाम आप लोगों के लिए लिख रखे हैं, जिनमें से किंगडम मोनेरा ये इस चैप्टर का नाम है। और यू नो कि हम इसमें स्टडी करते हैं प्रोकैरियोट्स को। और प्रोकैरियोट्स जस्ट रीइंफोर्स कर रहा हूँ कि प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता और कोई भी दूसरा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल नहीं होता। सो हम आज जो चीज़ें इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, मीन बैक्टीरिया के बारे में, उसमें जो टॉपिक है वो ये है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो लेट्स स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आप लोगों के लिए इस फ्लैश कार्ड में लिख रखा है कि हम सबसे पहले स्टडी करेंगे इसकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, राइट। तो पहली बात स्टूडेंट्स, और शायद आखिरी बात भी यही है कि इकोलॉजी के लिहाज से यानी कि एनवायरनमेंट के लिहाज से बैक्टीरिया का जो सबसे बड़ा रोल है वो क्या है कि ये बहुत एक्सीलेंट रीसाइक्लर्स हैं, राइट। आप लोगों ने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी खाया वो आप लोगों की बॉडी का क्या बन गया स्टूडेंट्स? पार्ट्स। आपने अगर प्रोटीन खाई है तो उससे आप लोगों की बॉडी को ऑब्टेन हुए क्या? अमाइनो एसिड्स, और फिर उससे बनी आप लोगों की प्रोटीन। सिमिलरली बहुत सी चीजें कार्बोहाइड्रेट्स में से और फैट्स में से और विटामिन्स में से आपकी बॉडी का क्या बन गई? पार्ट्स। कुछ एक्सेप्शनल लोगों के अलावा मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ यही होता है कि मरने के बाद उनकी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है। ये ट्रू है तमाम प्लांट्स के लिए और तमाम एनिमल्स के लिए, राइट। तो जब बॉडी डिकम्पोज होगी तो जो कुछ भी आपने अपनी जिंदगी में अपनी बॉडी का पार्ट बनाया था, इट विल बी रिटर्न टू द नेचर एज वेल। एक पॉइंट ब्रेक मूवी है, राइट, आप उसको देखिएगा, बहुत एक्सेलेंट मूवी है। और इस पर्टिकुलर मूवी में उन यही कॉन्सेप्ट दिया गया है कि वो नेचर में से जो चीज़ें चुराते हैं, उनका जो ग्रुप है सुपर एथलीट्स का, वो उन चीज़ों को दोबारा उसी माहौल में लौटाने की कोशिश करता है। हालांकि ये बात गलत है, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट रिलेटेड थी इसलिए मैंने बात डिस्कस की कि वो वाला काम हमारे इन्वायरमेंट में कौन कर रहे हैं? बैक्टीरिया कर रहे हैं। और इस पर्पज़ के लिए जो काम ये करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन, राइट। वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स? डीकम्पोजिशन। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू वो कार्बन को, नाइट्रोजन को, सल्फर को, फॉस्फोरस को, राइट, क्या कर देते हैं? एनवायरनमेंट को रिटर्न कर देते हैं। यानी कि ये वाले एलिमेंट्स जब तक आप जिंदा हैं आपको सर्व करें, फिर ये दोबारा एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाए और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में घूम रहे हैं। सो ये इनका इकोलॉजिकल रोल है। फिर हम स्टडी करते हैं इनके इकोनॉमिकल रोल को। तो अगर आप इसके इकोनॉमिक्स में कंट्रीब्यूशन को देखें तो ये दो तरह की हो सकती है। नंबर 1, यूजफुल कंट्रीब्यूशन। अगर मैं इसके यूजफुल होने की बात करूं तो बैक्टीरिया आर वेरी वेरी यूजफुल। कैसे? कि हम इनसे ऑब्टेन कर सकते हैं फूड। बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फूड की मैन्युफैक्चरिंग में हमारी हेल्प करते हैं। फिर इसके अलावा हम इन बैक्टीरिया को लेदर इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, राइट। सिर्फ और सिर्फ ये मैंने एक इंडस्ट्री का नाम लिया, जरूरी नहीं है, और भी बहुत सी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल हो सकती है। मिसाल के तौर पे हम लोग इनसे वैक्सीन्स बनवा सकते हैं, राइट। फिर इसके अलावा स्टूडेंट्स हम इससे बनवा सकते हैं डिफरेंट किस्म की एंटीबायोटिक्स, राइट, एंड मैनी मोर। यानी कि आप लोग
बैक्टीरिया को डिफरेंट पॉजिटिव वेज में यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या सारे के सारे बैक्टीरिया हमें सिर्फ मुआशी फायदे दे रहे होते हैं? मुआशी फायदा से मुराद हमारे पास ये है कि ये हमें सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं? तो आंसर इज नो। बहुत से बैक्टीरिया ऐसे भी हैं कि जिन्हें मैं डेलिबरेटली रेड से लिख रहा हूं, इसका मतलब ये है कि दे आर हार्मफुल। तो बैक्टीरिया की जो बहुत सी टाइप्स हैं वो हार्मफुल भी हैं। अब अगर वो हार्मफुल हैं तो हमें अवेयरनेस होनी चाहिए स्टूडेंट्स, वी शुड बी अवेयर ऑफ इट कि वो हमें कौन कौन सा हार्म दे सकते हैं। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स ये है कि दे कैन स्पॉइल। स्पॉइल का मतलब होता है ज़ाया करना। तो ये ज़ाया कर सकते हैं किस चीज़ को? जाहिर है नंबर 1 पे मेरी वेजिटेबल्स को। वेजिटेबल्स मीन सब्जियों को ज़ाया कर सकते हैं। फिर ये स्पॉइल कर सकते हैं किस को? मेरे फ्रूट को। फिर ये ज़ाया कर सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि आटा जो है वो खमीरा हो जाता है, तो उस किस्म के जो हमारा आटा है या आटा की जो डिफरेंट व्हीट प्रोडक्ट्स हैं ये उनको भी स्पॉइल कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो आप इसको सिंपल किसी भी फूड स्टफ से माइंड में रख सकते हैं। फिर अगली बात जो स्टूडेंट्स में मेरे पास ये है कि व्हाट आर द मेडिकल यूजेस ऑफ दीज पर्टिकुलर बैक्टीरिया। तो इसके लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब हम यहाँ लिखेंगे मेडिकल यूज क्या है। तो मेडिकल यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा आप लोगों ने जो बातें माइंड में रखनी है वो ये है, नंबर 1 कि आप लोगों की बुक में एक वैल्यू गिवन है कि अप्रॉक्सीमेटली 200 पैथोजेनिक स्पीशीज, पैथोजेनिक मैंने बहुत दफा ये वर्ड यूज किया है, मीन डिजीज कॉजिंग स्पीशीज, ऑर्गेनिजम्स रिपोर्टेड हैं, बैक्टीरिया रिपोर्टेड हैं, और ये जाहिर है हमें एटलीस्ट 200 डिफरेंट टाइप्स की डिसऑर्डर्स कॉज कर सकते हैं। अब अगर आप लोग इस मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये भी इसका ताल्लुक भी हमारी इकोनॉमिक्स के साथ है। मीन टू से कि जितनी इंडस्ट्रीज क्या बना रही हैं, एंटीबायोटिक बना रही हैं, ज़ाहिर है वो रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, वो भी एक फायदा हम लोगों को मिल रहा है। उससे कितने लोगों का बिजनेस एसोसिएट है, कितने लोगों के बिजनेस से मुराद स्टूडेंट्स मेरे पास ये है कि वो लोग जो उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो लोग जो उस पर्टिकुलर मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो वाले लोग जो उस पर्टिकुलर मेडिसिन को सेल कर रहे हैं, और फिर इवेंचुअली इसका फायदा किसको है? पेशेंट को है, कि ये जो पेशेंट है ये उस मेडिसिन को यूज करके ज़ाहिर फायदा ले रहा है। लेकिन बहरहाल ये तो उसका पॉजिटिव एक्सपेक्ट हो गया, लेकिन नेगेटिव एक्सपेक्ट क्या है कि ये 200 पैथोजेनिक बैक्टीरिया दुनिया में होने वाली अमवात का एक लॉइन शेयर, एक बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बैक्टीरिया हमें डिफरेंट किस्म की डिजीजेस कॉज करते हैं, और इनमें से बहुत सी जो डिजीजेस हैं दे आर वेरी वेरी फैटल, वो जानलेवा साबित हो सकती हैं, और इनकी वजह से जाहिर है क्या हो सकती हैं? डेथ्स हो सकती हैं। और इनकी एक लिस्ट आप लोग पढ़ के आए हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप कॉलरा, मैंने आपको बोला था कि ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि बहुत बड़े बड़े पहलवानों को भी 2 और 3 डेज के अंदर ग्रेवयार्ड में पहुंचा सकता है। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पैथोजन, राइट। फिर आपने दुनिया के एक बहुत मशहूर डिसऑर्डर को भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, जाहिर है, ट्यूबरकुलोसिस और टीबी। फिर आप लोगों ने बच्चों का सबसे ज्यादा दुश्मन, दैट इज कॉल्ड एज निमोनिया। हालांकि ये ओल्ड एज में भी उतना ही डेंजरस है, लेकिन जितनी अमवात निमोनिया की वजह से बच्चों की होती हैं शायद किसी और एज में नहीं होती। तो ये मैंने कुछ आपको डिसऑर्डर्स बताई कि जिसकी वजह से जाहिर है हम इनको बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के तौर पे कंसिडर करते हैं, और वो स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट कौन है? हमारा बैक्टीरिया। और मैंने आपसे कल भी एक बात कही थी स्टूडेंट्स कि देयर इज एन ऑनगोइंग बैटल, कि आप डॉक्टर बनेंगे इंशाल्लाह तो आपको पता चलेगा कि आप में और बैक्टीरिया में एक मुसलसल जंग जारी है। हम बीइंग केमिस्ट, बीइंग डॉक्टर्स एंड बीइंग you can say biotechnicians, we are doing our best to create new medicine every time। लेकिन अल्लाह ताला ने बैक्टीरिया को भी सलाहियत से नवाजा है कि वो भी अपने डीएनए को, अपने जेनेटिक मेकअप को बार बार रिशफल करके हमारी बनाई हुई एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। ये बात अपने माइंड में रखनी है। इस लेक्चर के एंड पे हम इसको भी बहुत फोकस करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट की तरफ
अगर ये वाले बैक्टीरिया इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हामिल भी हैं और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के हामिल भी हैं और ये हमें डिफरेंट डिजीजेस भी कॉज कर सकते हैं, ये हमारी फूड को स्पॉइल भी कर सकते हैं, हमारी अदर इंडस्ट्री को भी अफेक्ट कर सकते हैं, तो फिर हमें इनको क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। तो आइए हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। तो स्टूडेंट्स, बात यह है कि हम लोग बैक्टीरिया को दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज फिजिकल मेथड, राइट। अब यहां पे मुझे हजरत मुशर्रफ जो हमारे प्रेसिडेंट थे रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक बयान याद आ रहा है कि मार नहीं प्यार। इसे हम बोलते थे फिजिकल पनिशमेंट, कि आप अपने स्टूडेंट को या एक कोई भी शख्स सोसाइटी में दूसरे बंदे को ये कोशिश करे कि वो उसे बिल्कुल ना मारे, टच ना करे। लेकिन बाद वक्त ऐसा हो जाता है कि दुनिया में ऐसे एनवायरनमेंट प्रोड्यूस हो जाते हैं कि बस फिर फिजिकल पनिशमेंट ही उसका एक हल रह जाता है। और वैसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी ऐसा ही काम किया हुआ है कि उसने अगर जन्नत का हमें बिशारा सुनाई है तो हमें दोज़ख से डराया भी है और वो जगह त्याग करके रखी हुई है। तो बात ये हो रही थी कि सम टाइम बैक्टीरिया इतने ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं कि फिर इनको कंट्रोल करने के लिए हमें फिजिकल मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। और ये फिजिकल मेथड के थ्रू जो काम हम लोग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्टरलाइजेशन, राइट स्टूडेंट्स। तो इसको मैं आपको प्रॉपर स्पेल के साथ लिख रहा हूँ, STERILIZATION, स्टरलाइजेशन। तो मैं वैसे हम इसे स्टेरी नहीं बोलते, लेकिन जस्ट याद करने के लिए बोल रहा हूँ कि आपने इसे स्टेरिलाइजेशन के साथ याद करना है, बिकॉज एक बायोलॉजिकल वर्ड है तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक बर्दाश्त नहीं होगा। तो स्टेरिलाइजेशन को हम अचीव कर सकते हैं कैसे? नंबर वन, लुक एट दिस, यूजिंग हीट। तो उसके लिए मैं जो पहला मेथड यूज कर रहा हूं वो क्या है स्टूडेंट्स? हीट, राइट। अब हीट दो तरीके की इस्तेमाल हो सकती है बैक्टीरियल लाइफ को कंट्रोल करने के लिए। उनमें से पहली फॉर्म ऑफ जो हीट है उसे हम बोलते हैं ड्राई हीट। अब इसकी मिसाल मेरे पास क्या हो सकती है? इसकी मिसाल स्टूडेंट्स ये हो सकती है कि मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट था, उससे मैंने स्टोव पे, चूल्हे पे गर्म कर लिया, या आज ही कोई मॉडर्न मेथड ही हो सकता है कि मैं उसे माइक्रोवेव ओवन में रख के भून दूं, गर्म कर दूं, ऐसा काम कर दूं। यानी कि इस वाले केस में मैंने वाटर को इन्वॉल्व नहीं किया हुआ। इस किस्म की हीट में जाहिर है जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट हैं डिफरेंट किस्म के नेसेसरी कंपोनेंट्स, मे बी फूड की फॉर्म में, मे बी एंजाइम की फॉर्म में, या मे बी डिफरेंट अदर रिएक्टेंट्स की फॉर्म में, उनके साथ एक सलूक होता है। वो सलूक आप लोगों ने याद रखना है, वो ये है स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन, कि जो कोई भी यूजफुल चीज है उसकी हो जाती है ऑक्सीडेशन। और आपको पता है कि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में वो वाली चीज क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, या उसी केमिकल कंपोजिशन डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरा मेथड हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है? वो है स्टूडेंट्स मॉइस्ट हीट। अब मॉइस्ट हीट से मेरे पास क्या मुराद है? इसके लिए आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एक बड़ा मुश्किल सा वर्ड जिसे हम बोलते हैं प्रेशर कुकर, राइट। कितनी मुश्किल बात की ना स्टूडेंट्स मैंने। तो प्रेशर कुकर में हम क्या कर रहे हैं? जाहिर हम कोई भी चीज़ रखेंगे, उसके अराउंड में पानी प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड करने के बाद उसके ऊपर हम क्या जो कैप है वो लगा देंगे, और देन वी विल लिट ऑन व्हाट द आवर स्टोव। स्टोव को लिट ऑन का मतलब है हम ऑन कर देंगे, और वो जो एनर्जी है वो क्या करेगी स्टूडेंट्स के वो इसकी जितनी भी प्रोटीन्स हैं इसके अंदर प्रेजेंट, उन सारी की सारी प्रोटीन्स को कोएगुलेट कर देगी, राइट। कोएगुलेशन का मतलब यह है कि अब ये वाली जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर नॉट अवेलेबल इन फॉर द अदर केमिकल रिएक्शन। तो ये है हमारे पास मॉइस्ट हीट का रोल। जी, अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड जो एजेंट हम यूज कर सकते हैं टू कंट्रोल द बैक्टीरियल एक्टिविटीज ऑन फिजिकल ग्राउंड्स। तो वो जो फिजिकल ग्राउंड्स पे मतलब जिसमें बैक्टीरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन कायम करें उसका नाम होता है हमारे पास गैसेस। तो ये जो डिफरेंट किस्म की गैसेस हैं, मैंने बोला कि दे विल डिफ्यूज थ्रू द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और फिर ये जाके कंबाइन करेंगे डिफरेंट मेटाबोलाइट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उन्हें क्या कर देंगे? पॉइजन। वन ऑफ द वेरी बेस्ट एग्जाम्पल इज क्लोरीन। आप लोगों को पता है कि हम लोग स्विमिंग पूल्स के अंदर जो वाटर है उसे क्लोरीनेट करते हैं, और ये जो क्लोरीनेशन है
ये डेफिनेटली क्या करेगी कि जाके बैक्टीरिया के एंजाइम सिस्टम को और बैक्टीरिया के डिफरेंट और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को क्या कर देंगे, क्लोरिनेट कर देंगे, उसको ब्लॉक कर देंगे और उसे रिएक्शन के काबिल नहीं छोड़ेंगे। तो ये गैसेस बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की चीज़ें, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि व्हाट फॉर एग्जांपल इज क्लोरीन। तो ये एक ऐसा गैस हो सकती है कि जिसे हम आइडियली यूज़ करते हैं टू रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, राइट। इसके बाद हम अगले पॉइंट पे चल रहे हैं और जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स वो क्या था हमारे पास, फिल्ट्रेशन। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट वेरी थर्ड पॉइंट इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन। और सवाल ये है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल कि हम लोग ऑर्गेनिजम्स को एक्टिविटी करने से रोक दें यूजिंग फिल्ट्रेशन। तो आंसर स्टूडेंट्स ये है कि इसके लिए हम ये नहीं कर रहे कि फिल्टर बैक्टीरियल एक्टिविटी को रिड्यूस कर सकता है, ऐसा हरगिज नहीं है। लाइक अपर टू यू कैन से मेथड्स, इस वाले केस में सिर्फ और सिर्फ हम ये कर रहे हैं कि हम जो चीज़ हमने बनाई है, नंबर 1 वो थर्मली अनस्टेबल है। मीन टू से कि अगर मैं उस पर्टिकुलर केमिकल को, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को अगर मैं गर्म करूं बैक्टीरिया को मारने के लिए, तो बैक्टीरिया बाद में किल होगी और मेरा जो प्रोडक्ट है वो जल्दी खराब हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसकी हम मिसाल लेते हैं, आप लोगों के पास है डिफरेंट किस्म की वैक्सीन्स, राइट। तो आपको पता होगा कि नॉर्मली हम लोग वैक्सीन्स को इवन ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए भी हम लोगों ने उनको प्रॉपर आइस बॉक्स दिए होते हैं। वैक्सीन को हम आइस बॉक्स में रख के फिर हम उसको शिफ्ट करवाते हैं। इसका मतलब कि हम उसके लिए हाई टेम्परेचर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये कैसे पॉसिबल था कि अगर वो स्टेबल फॉर्म में, बीज मेच्योर फॉर्म में स्टेबल नहीं है, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सिंथेसिस वो कैसे थर्मली स्टेबल हो सकते थे। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि बजाय इसके कि हम वैक्सीन को गर्म करके जरासीम से पाक करें, हम लोगों ने हमने उनको फिल्टर करके पाक कर लिया। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास जितने हार्मोन्स हैं उनके बारे में भी ऐसी ही बात है कि उन्हें भी हम लोग स्टरलाइज करते हैं यूजिंग द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। इसके अलावा डिफरेंट किस्म की एंटीबायोटिक्स भी ऐसे ही क्या की जाती है स्टूडेंट्स, स्टरलाइज की जाती है, राइट। तो ये हुआ फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। अब अगला सवाल ये है कि हम कौन सा फिल्टर यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर ये है कि ये बात किस पे डिपेंड कर रही है, जाहिर है पोर साइज पे, राइट। मैं कौन सा फिल्टर यूज करूं वो डिपेंड करता है पोर साइज पे। तो पोर साइज मेरे पास डिफरेंट हो सकते हैं, बिकॉज कि आज हम लोगों ने इतनी एडवांसमेंट हासिल कर लिया कि हम इवन जो मेम्ब्रेन यूज करते हैं उसके पोर साइज को प्रॉपर मॉनिटर कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत छोटे साइज से लेकर बड़े साइज के पोर्स के फिल्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मैं ये देखूं कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर किस किस्म के बैक्टीरिया जो है ना वो इफेक्ट कर सकते हैं, उसकी कौन सी स्पीशीज हो सकती है। तो उसके लिहाज से मैंने पोर साइज सेलेक्ट करना होता है, राइट। तो पोर साइज ऑफ द फिल्टर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर आप लोगों को बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म का सामना करना पड़ रहा है तो आपको बहुत छोटे पोर साइज का फिल्टर यूज करना पड़ेगा। और ये हम इसलिए बात यहाँ पे इनकलकेट कर रहे हैं कि जितने छोटे साइज का फिल्टर होगा, जाहिर है उसकी प्राइस भी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो हम इंडस्ट्री में अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करने के लिए हम वही फिल्टर यूज़ करते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट है, हम फजूल पैसे को ज़ाया नहीं कर रहे होते। अगली बात स्टूडेंट्स हमारे पास ये है कि नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, एंड नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, द रेडिएशन। अब सवाल ये है कि हम रेडिएशंस को कब यूज़ करेंगे। तो आंसर ये है स्टूडेंट्स कि जब हमारे पास स्टरलाइजेशन रिक्वायर्ड है, किसके ऊपर, ऑन नॉन लिविंग सर्फेसेस, राइट। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप लोगों से मैं डिस्कस कर रहा हूं किस चीज को, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब यहां पे किसी किस्म का कोई हर्डल नहीं है मेरे पास कि इसमें मेरी चीज खराब हो जाएगी या उसको गर्म करने से कोई प्रॉब्लम होगी, राइट। तो उस पर्टिकुलर केस में मैं रेडिएशंस को यूज करूंगा और ये रेडिएशंस आमतौर पे 300 नैनोमीटर से nm नैनोमीटर से कम वेवलेंथ वाली होती है, राइट। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे
मुझे यूज करनी है व्हाट, रेडिएशंस। अगर आप किसी भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को देखें तो उसके ऊपर लिखा होता है स्टेरिलाइज्ड विद गैमा रेडिएशन। तो आमतौर पे जो हम यूज करते हैं रेडिएशन यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज गैमा रेडिएशन, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे मेथड्स हैं कि जिसकी वजह से हम बैक्टीरिया को फिजिकली कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम चल रहे हैं दूसरे मेथड की तरफ, और दूसरा मेथड हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, केमिकल मेथड। अब अगर हम केमिकल मेथड की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो केमिकली हम लोग बैक्टीरिया को डिफरेंट केमिकल्स से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें से जो पहला केमिकल एजेंट आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है उसे हम लोग नाम देते हैं एंटीसेप्टिक और एंटाइसेप्टिक। अब सेप्सिस का मतलब होता है पॉइजन या जहर। ये जहर कहाँ फैल सकता है स्टूडेंट्स, जाहिर है आप लोगों के लिविंग टिश्यू में, राइट। अगर आप लोगों के लिविंग टिश्यू में कोई ना कोई पॉइजन फैल गया है या फैल रहा है, तो उस पर्टिकुलर कॉजेटिव एजेंट को वॉश करने के लिए जो मेडिसिन मैं यूज कर रहा हूं उसे हम लोग एंटीसेप्टिक बोलते हैं। मिसाल के तौर पे आपको ये वाली बात बिल्कुल पता है कि अगर आपके पाँव में कोई कील चुभ गया है तो कील की जो डेप्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आप उस टिश्यू में उस पर्टिकुलर टाइम पे आप लोगों के उस वुंड में बैक्टीरिया काफ़ी डीप तक इन्वेड कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर टाइम में अगर मैं बैक्टीरिया को वहाँ पे रहने दूंगा तो कंडीशन स्टूडेंट्स कैसी हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा एनारोबिक हो जाएंगी। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे वो बैक्टीरिया जो एनारोबिक एनवायरनमेंट में बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, उन्हें थ्राइव करने का, पनपने का, मल्टीप्लाई करने का मौका मिल जाएगा। तो अगर मैं उन पर्टिकुलर टिश्यूज़ को डैमेज होने से बचाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करनी चाहिए, कोई ना कोई एंटीसेप्टिक यूज़ करनी चाहिए। और आपको पता है कि शायद तो वो वाली एंटीसेप्टिक स्टूडेंट्स जो आजकल हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उनमें से आपने एक का नाम पायोडीन सुन रखा होगा। तो पायोडीन इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट एंटीसेप्टिक एजेंट्स। इसके अलावा आपने कभी ये भी देखा होगा कि जो हमारे बार्बर लोग हैं, जिसे हम नाई बोलते हैं, वो थोड़ी सी डेटोल डालने के बाद भी जख्मों को धो देती हैं या उसके ऊपर लगा देते हैं एक फटकड़ी। ये भी आपको डिफरेंट किस्म के जो बार्बर हैं या नाई हैं उनकी जगह पे आपको मिल जाएगी, देखेंगे वो फटकड़ी को घोल के जख्म के ऊपर लगा देते हैं। तो इन सारे केसेस में बेसिकली यू नो कि हम लिविंग टिश्यूज के ऊपर चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं। तो वो वाली चीज़ें, वो वाले केमिकल्स जो लिविंग टिश्यू में बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने में इस्तेमाल हो सकते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक एजेंट्स, राइट। अब हम चलते हैं नंबर 2 पॉइंट की तरफ। जो दूसरी चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं केमिकल मेथड से बैक्टीरियल ग्रोथ को अरेस्ट करने के लिए, उसे हम बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। और जैसे हम लिख चुके हैं ऑलरेडी कि डिसइंफेक्टेंट जो केमिकल्स हैं वो बेसिकली नॉन लिविंग टिश्यू पे इस्तेमाल होते हैं। उसकी रीज़न हमारे पास स्टूडेंट्स ये है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर एजेंट को अपने लिविंग टिश्यू पे इस्तेमाल करूँगा तो ये वही हरकत करेंगे जो हम बैक्टीरिया के साथ करते हैं। मीन्स कि मेरे लिविंग टिश्यू में 2 प्रोसेसेस करेंगे। जाहिर है या तो मेरे टिश्यू की रिडक्शन कर देंगे और या फिर ये मेरे टिश्यू की ऑक्सीडेशन कर देंगे, और उसके रिजल्ट में ये मेरे टिश्यू को डैमेज करेंगे। कौन से टिश्यू की बात है, लिविंग टिश्यू की। तो इसीलिए मैंने इसको यूज़ करता हूँ डिसइंफेक्टेंट को फॉर नॉन लिविंग टिश्यूज़ ऑनली। तो सवाल ये है कि क्या आप लोगों की बुक में कोई ऐसी एग्जाम्पल गिवन है कि जिसमें नॉन लिविंग टिश्यूज़ पे इस्तेमाल होने वाले केमिकल एजेंट का जिक्र है? तो आंसर इज यस। हमारे पास 6 ऐसे एग्जाम्पल्स जो गिवन है आप लोगों के पास। नंबर 1 इज हेलोजन, जैसे कि मैंने क्लोरीन की आप लोगों को एग्जाम्पल दी। फिर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं स्टूडेंट्स फिनोल को, राइट। फिर हम यूज़ कर सकते हैं H2O2, ये इससे आप लोग वाकिफ़ हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात कर रहा हूँ कि ये आमतौर पे थोड़े से प्रिमिटिव टाइम में लोग अपने कानों में डालते थे और कान जो थे वो उबलना शुरू कर देते थे। लोग कहते जनाब कि इसमें बेसिकली हमारी जो वैक्स है वो ख़त्म हो रही है, हमारे कान धुल रहे हैं। हालांकि इट वॉज अ मैल प्रैक्टिस, और इस H2O2 को जैसे मैंने बोला कि इसे लिविंग टिश्यू पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद और जो एग्जाम्पल्स आपकी बुक में गिवन है उसका नाम है स्टूडेंट्स KMNO4, पोटासियम पर मैग्नेट। किसी ज़माने में लोग इसे पिंकी के नाम से सेल किया करते थे अपने मेडिकल स्टोर्स के ऊपर, और इसको लोग प्रॉपर अपने कुओं में डालते थे ताकि कुएं का पानी जो है वो जरासीम से पाक हो जाए, राइट स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे पास जो हमारी क्या थी, पिंकी साहिबा थी, मीन्स KMNO4, राइट। तो ये मार्केट में इस नाम से अवेलेबल थी। फिर हम चलते हैं तो अल्कोहल, ये हम अपनी रिसर्च में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और ये भी आपको याद बताना है कि ये हम
डेफिनेटली प्योर अल्कोहल यूज नहीं करते, बल्कि इसकी जो परसेंटेज है वो जस्ट अप टू 70% होती है। और इस वाले केस में भी ये दो तरीके से काम करेगी, जिसमें से सबसे पहला मेथड क्या है, डिहाइड्रेशन। और आखिरी जो हमारे पास एग्जांपल है स्टूडेंट्स, दैट इज द फॉर्मएल्डिहाइड। और आप लोगों को याद है, शायद आपने कभी किसी टीचर से सुना हो कि जितनी भी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, स्पेसिमेंस है जो हमारी लैब में प्रेजेंट है, उनको प्रिजर्व करने के लिए जिस पॉइजन को मैं इस्तेमाल करता हूँ, दैट इज बेसिकली फॉर्मएल्डिहाइड। तो इनमें से हम किसी भी चीज को लिविंग टिश्यू पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या स्टूडेंट्स, केमोथेराप्यूटिक एजेंट्स। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट, केमोथेराप्यूटिक एजेंट्स। अब ये बात बड़ी एक स्ट्रेंज सी बात है जो आपको माइंड में रखनी चाहिए स्टूडेंट्स, वो ये है कि केमोथेरेपी यानी कि मैं डिफरेंट केमिकल्स को यूज कर रहा हूं टू कैरी आउट सम थेरेपी। वैसे तो अगर आप गौर से देखें तो क्या आप लोगों का H2O एक केमिकल नहीं है, राइट? तो जब मैं केमोथेरेपी की बात कर रहा हूं तो इससे मुराद ये है कि कोई भी ऐसा केमिकल जो कि बेसिकली बैक्टीरिया या वायरस की ग्रोथ को अरेस्ट करने के काम आ सकता है, उसे हम लोग केमोथेराप्यूटिक एजेंट बोलेंगे, राइट स्टूडेंट्स? सो अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केमोथेराप्यूटिक एजेंट हम इस चैप्टर के रेफरेंस से बात करेंगे, उसका नाम होता है स्टूडेंट्स व्हाट, एंटीबायोटिक्स। मैंने आपसे डिस्कस किया चैप्टर में बहुत मर्तबा कि एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायोटिक का मतलब होता है बैक्टीरिया। हालांकि बायोटिक का मतलब एनी फॉर्म ऑफ लाइफ है, लेकिन हम पर्टिकुलरली बैक्टीरियल लाइफ की बात कर रहे होते हैं। तो वो वाला केमिकल जो कि अगेंस्ट बैक्टीरियल लाइफ यूज होगा उसे हम बोलेंगे एंटीबायोटिक। अब स्टूडेंट्स, जो हमारे पास एंटीबायोटिक है ये दो तरह की हो सकती है। एक को हम बोलते हैं माइक्रोबिसिडल एंटीबायोटिक। अब आप लोगों ने स्टूडेंट्स वर्ड सुना होगा सुसाइड करना। सुसाइड का मतलब होता है अपनी जान को अल्लाह की मर्जी के अगेंस्ट अपनी विल पे खत्म कर लेना। जाहिर है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये हराम है। जिंदगी अल्लाह ताला की दी हुई आप लोगों को सबसे बड़ी नेमत है, इसको अल्लाह के उसूलों पे गुजारे और अल्लाह की मर्जी पे ही खत्म होने दें, तो ये अल्लाह से खुश होगा, राइट? तो सुसाइड, खुदकशी हराम है। तो जहां पे वर्ड सिडल आए इसका मतलब है कि आपने एट वंस उस ऑर्गेनिज्म को मार देना है। तो ऐसी हमारे पास ऐसी फॉर्म ऑफ एंटीबायोटिक्स के जो बैक्टीरिया को किल करें, कब? एट वंस, फौरी तौर पे खत्म कर दें, उन्हें हम लोग नाम देते हैं व्हाट, बैक्टीरिसिडल मेडिसिन। लेकिन दूसरी टाइप की मेडिसिन हम यूज कर रहे हैं उसे हम लोग नाम देते हैं स्टूडेंट्स क्या, माइक्रोबीस्टैटिक। अब जो माइक्रोबीस्टैटिक मेडिसिन हैं ये बैक्टीरिया को किल नहीं करती। इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स ये वाली कि जो माइक्रोबीसिडल है वो तो किल करेंगी, लेकिन जो माइक्रोबीस्टैटिक मेडिसिन होती हैं दे डू नॉट किल बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को किल नहीं करती। तो फिर हम ठीक कैसे हो जाते? आंसर ये है स्टूडेंट्स कि ये बेसिकली अरेस्ट करती है किसको, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल ग्रोथ को अरेस्ट कर देती। और जब बैक्टीरियल ग्रोथ हमारे पास अरेस्ट हो जाएगी तो आप लोगों का इम्यून सिस्टम प्री एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करेगा और उनको आप लोगों की बॉडी में से वाइप ऑफ कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि 99.99% जो डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देते हैं वो बेसिकली आप लोगों के इम्यून सिस्टम का असिस्टेंट होती है, वो आपके इम्यून सिस्टम को सिर्फ हेल्प कर रही है, राइट? और वो बैक्टीरिया की फर्दर ग्रोथ को रोकेगी। बाकी सारे का सारा काम आप लोगों का इम्यून सिस्टम ही कर रहा होता है। सो बीइंग डॉक्टर एंड बीइंग पर्सन एसोसिएटेड विद द मेडिकल फील्ड, हमें ये पता होना चाहिए कि बैक्टीरियोस्टैटिक मेडिसिन बेटर हैं एज कम्पेयर टू बैक्टीरियोसिडल मेडिसिन। अब सवाल ये है कि व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ माइक्रोबीसिडल और माइक्रोबीस्टैटिक मेडिसिन और एंटीबायोटिक। तो हम लिख रहे हैं आखिरी बात आज की, मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो स्टूडेंट्स हमारी एंटीबायोटिक्स 4 तरीके से काम कर सकती है। नंबर 1 कि ये सेल वॉल के लेवल पे जाके काम करें। आप लोगों ने कल के लेक्चर में ये बात सुनी थी स्टूडेंट्स
कि बेसिकली हमारी जो बैक्टीरिया है जब वो बाइंडिंग फिशन के प्रोसेस से गुजरता है तो आखिरी स्टेप में यहाँ पे सेल वॉल बनती। जब सेल वॉल हमारे पास बन जाएगी तो बैक्टीरिया डिवाइड हो जाएगी और उससे 2 डॉटर बैक्टीरिया बन जाएगी। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर टाइम पे सेल वॉल को बनने से रोक दूं, राइट स्टूडेंट्स, तो कॉमन सेंस फिर क्या होगी मेरे पास कि ये वाला बैक्टीरिया फिर डुप्लीकेट नहीं कर सकेगा, राइट। अगर वो डुप्लीकेट नहीं करेगा तो शायद नंबर इंक्रीज नहीं होगा। तो हमने बैक्टीरिया के बाइनरी फिशन के प्रोसेस से गुजरने की कैपेबिलिटी को रोक दिया, अरेस्ट कर दिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। तो बहुत सी ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि सेल वॉल की सिंथेसिस को रोक देती, राइट स्टूडेंट्स। फिर हम चलते हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो सेल मेम्ब्रेन के लेवल पे काम करती हैं। इसका मतलब ये होगा कि वो सेल मेम्ब्रेन को बनने से रोक रही हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारी सेल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी को ऑल्टर कर दे। अब वो वाली चीज़ जो सेल में जो बैक्टीरियल बॉडी के अंदर आनी चाहिए वो नहीं आ रही, और जो नहीं आनी चाहिए वो खाम में एंटर हो रही। तो उस रिजल्ट में जो बैक्टीरिया की लाइफ है वो ऑल टुगेदर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी, तो वो डिवाइड करने के काबिल नहीं रहेगा। मींस दे आर गोइंग टू डीनेचर द सेल मेम्ब्रेन्स। फिर बहुत सी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म पे जाके काम कर रही हैं, और वो मेडिसिन जो जाके साइटोप्लाज्मिक एंजाइम सिस्टम को खराब करती हैं, ये डेफिनेटली मोर स्ट्रॉन्गर मेडिसिन हैं जो कि हम कोशिश करते हैं कि हम लोग यूज ना करें। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक दे रहे होते हैं वो या तो सेल वॉल के लेवल पे काम कर रहे होते हैं या सेल मेम्ब्रेन के लेवल पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन इससे भी अगली जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स है, राइट। वो कौन सी मेडिसिन है स्टूडेंट्स जिन्हें मैं लिख रहा हूँ ब्लैक के साथ? वो हैं न्यूक्लिक एसिड्स पे काम करने वाली मेडिसिन। जाहिर है कि ये एक ऐसी मेडिसिन होती हैं कि जो क्या करेंगी, जो हमारे डीएनए या आरएनए को जाके डैमेज करेंगी, यानी कि या तो ये उसके क्रोमोसोम के ऊपर जाके डिस्टर्ब कर देंगी या फिर क्रोमोसोम से रिलीज होने वाले आरएनए को अफेक्ट कर देंगी, जिसकी वजह से डेफिनेटली बैक्टीरिया की एबिलिटी टू रेप्लिकेट इट्स डीएनए एंड कन्वे इट्स मैसेज टू राइबोसोम टू मेक इट्स प्रोटीन, वो रुक जाएंगी। तो जब प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होंगी तो बैक्टीरिया के नए एंजाइम ही नहीं बनेंगे और नई एक्टिविटीज के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होगा वो अवेलेबल नहीं होगा और बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या हो जाएगी, अरेस्ट। सो ये जाहिर है जो डीएनए पे जाके काम कर रही है वो चूंकि न्यूक्लिक एसिड सांझे हैं, वही न्यूक्लिक एसिड उनके हैं वही हमारे हैं, तो ये ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। लिहाजा हम इस पर्टिकुलर जनरेशन ऑफ मेडिसिन को हम लोग यूज़ करते हैं एज अ लास्ट वेपन, राइट स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोगों ने आज के लेक्चर में कुछ पॉजिटिव गेन किया होगा और आप इस हर एक पॉइंट को यूज़ करेंगे अगेन टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन योर एफएस एग्जामिनेशन। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस आखिरी लेक्चर में हम लोग स्टार्ट लेंगे उसी बात से कि जो हमें लास्ट टाइम छोड़ी थी, मींस के व्हाट आर बेसिकली एंटीबायोटिक्स। और फिर हम ये देखेंगे कि अगर हम एंटीबायोटिक की बात करें तो यू नो वेरी वेल कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो तो हम तब यूज़ करेंगे जब हमें इन्फेक्शन हो जाती है, लेकिन क्या इसकी हमारे पास कोई प्रिवेंटिव मेजर्स भी हैं? तो वो प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में हम आज थोड़ी सी बात करेंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे बेसिकली कि साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं और साइनोबैक्टीरिया की जो डिफरेंट किस्म की मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं वो कैसे हैं। फिर हम ये भी देखेंगे कि आखिर ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये नॉर्मल बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंट हैं, राइट। और अगर हमने उन्हें एवोल्यूशनरी ट्री में प्लेस करना हो तो हम उन्हें प्रोकैरियोट से प्लेस करेंगे या हम उन्हें यूकैरियोट से प्लेस करेंगे। और फाइनली हम जो देखेंगे, जो बहुत बहुत बोल्ड वर्ड्स आप लोग बुक में लिखे हुए हैं, वो है वेरियस वेज ऑफ व्हाट रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया और द ब्लू ग्रीन एल्गी। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। एज यूजुअल आपके लिए मैंने एक फ्लैश कार्ड तैयार कर रखा है जिसमें आप लोगों को वो सारी बातें मिल जाएंगी जो बेसिकली आप लोगों को लाहौर बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ज़्यादा वाइटल है। सो जैसे मैंने डिस्कस किया था इंट्रो में आप लोगों के साथ कि हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बात करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक एनिमेशन का सहारा लेते हैं। सो लेट्स मूव टू द एनिमेशन। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एंटीबायोटिक्स के बारे में बात की थी और हम लोगों ने ये बात देखी कि बेसिकली जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बेसिकली इस्तेमाल होते हैं अगेंस्ट अ फॉर्म ऑफ लाइफ दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली व्हाट, प्रोकैरियोट्स और बैक्टीरिया।
पहली बात आज हमको ये समझनी है कि अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात कर रहे हो तो एंटीबायोटिक कैसे मुमकिन है कि वो बैक्टीरिया की लाइफ को तो ख़त्म कर दे लेकिन वो मेरे सेल्स को डैमेज ना करे। तो इसके लिए एक छोटा सा आंसर ये है जो आप लोगों को पूरी लाइफ अपने माइंड में रखना है स्टूडेंट्स, वो ये कि दोनों के एंजाइम सिस्टम में फ़र्क है। तो वो वाला एंजाइम सिस्टम जो बैक्टीरिया की बॉडी में पाया जाता है वो वाला एंजाइम सिस्टम मेरी बॉडी में नहीं है, तो जाहिर है ये वाला सब्सटेंस मेरे एंजाइम का सबस्ट्रेट ही नहीं है, तो वो मेरे मेटाबॉलिज्म को ख़राब नहीं करता। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या हमारे पास कोई एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए से हम लोग डिजीज़ के ऑनसेट होने से पहले उसके अंदर उससे कोई बच सकते हो। तो आंसर ये स्टूडेंट्स यस, हमारे पास डिफरेंट वेज हैं जिन्हें हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स का नाम देते हैं। वैक्सीनेशन आप लोग कर सकते हैं, यू नो के वैक्सीनेशन एक प्रिवेंटिव मेजर है। फिर हम लोग किसी पर्सन को वैक्सीनेशन के थ्रू इम्यूनाइज कर सकते हैं, इम्यूनाइजेशन एक और वे है, और यही बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। फिर इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी बहुत से वेज हो सकते हैं कि जिसके ज़रिए से हम लोग अपनी बॉडी को डिफरेंट किस्म की कंटामिनेशन से बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लिखा जाता है हर हॉस्पिटल में कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने साथ मत लाएं, लेकिन बड़ी ही बदकिस्मती की बात है और ये अलमिया है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते। वो 12 साल से छोटे बच्चों को मजबूरी की वजह से या कैसे भी हॉस्पिटल में साथ ले जाते हैं। अब हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं एक वर्ड आप लोगों की नज़र कर रहा हूँ, जान के डेलिबरेटली बोल रहा हूँ, वो ये है कि हॉस्पिटल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे डी टेस्ट बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यानी कि एक तो ढीट होना होता है और उसकी भी सुपर डुपरलेटिव फॉर्म है डी टेस्ट। इस किस्म बैक्टीरिया वहाँ पाए जाते हैं और अगर हम छोटे बच्चों को वहाँ पे लेके जाएंगे तो वो छोटी सी एज में ही उस बैक्टीरिया को फेस करेंगे और हमें बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक यूज़ करना पड़ेगी। ये पब्लिक अवेयरनेस मैसेजेस दे सकते हैं, हम प्रिंट मीडिया यूज़ कर सकते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ कर सकते हैं, हम लोग बैनर्स यूज़ कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में डिफरेंट किस्म के हम लोग पोस्टर्स लगा सकते हैं और लगाते हैं डिफरेंट जगहों पर। मैं भी कल किसी हॉस्पिटल में विजिट करके आया हूँ तो लोगों के लिए बहुत कुछ बताया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने हाथ धोने हैं हॉस्पिटल से जाने के बाद तो वो कैसे धोने हैं, अगर आप लोगों को खांसी आती है हॉस्पिटल में तो आपने कैसे लेनी है, आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो आपने मास्क यूज़ करना है। ये सारी बातें बताई तो जाती हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम में से कितने लोग हैं जो इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को रिस्पॉन्ड करते हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारी कौम की है वो है बेहिसी। हम किसी भी अच्छी बात को रिस्पॉन्ड करके खुश नहीं होते। राइट स्टूडेंट्स, सो ट्राई टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। अब ये तो बात हुई अवेयरनेस की, लेकिन इस अवेयरनेस के अलावा गवर्नमेंट और क्या क्या कर सकती है फॉर द हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो उनमें से आपने देखा होगा कि हम लोग डिफरेंट की जगहों पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा देते हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है वो आपको नजर आएगी बरसात के मौसम में। बरसात के मौसम में डिफरेंट किस्म की कंटेजियस और वाटर बॉर्न डिजीजेस बढ़ जाती हैं। अगर मैं वाटर के अंदर क्लोरीन ऐड कर दूं तो जो मैंने कल लिखा था आप लोगों के सामने, अगर मैं वाटर को प्रॉपर क्लोरीनेट कर दूं तो बैक्टीरिया वहां से खत्म हो जाएंगी, लेकिन इट इज एसेंशियल एटलीस्ट फॉर द रेनी सीजन। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स क्या हुआ, हाँ, जो एक अच्छा काम हमेशा सराउंडिंग में नजर आता है वो ये कि हमने डिफरेंट वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगा दिए। ये जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स है ये भी ज़ाहिर है इसी पर्पज़ के लगाए गए हैं ताकि आप लोगों को पीने का साफ पानी मिल सकता हो। तो ये वो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो कि हम लोग वाटर बॉर्न डिजीजेस से प्रिवेंशन के लिए ले सकते हैं। इस पर्टिकुलर काम में अगेन मैंने इस पूरे लेक्चर में बहुत ज़्यादा कसीदे बोले हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की हैं ग्रेट साइंटिस्ट की, उसका नाम था लुईस पास्चर। आज हम लोग लुईस पास्चर के बारे में ही कुछ बातें आपसे और करने वाले हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का हमें कॉन्सेप्ट दिया। राइट स्टूडेंट्स, बात ये थी कि बहुत ज़्यादा सालों की शबो रोज़ मेहनत, और शबाना रोज़ भी बोलते हैं इसे, मेहनत के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बैक्टीरिया आइसोलेट किया फ्रॉम द फाउल बोलते हैं मुर्गियों को, मुर्गियों की इंटेस्टाइन में से उन्होंने एक बैक्टीरिया आइसोलेट किया जिसको उन्होंने रिस्पॉन्सिबल ठहराया फॉर द फाउल कॉलरा। राइट, वो वाला कॉलरा जो कि मुर्गियों में होता है। आइसोलेट करने के बाद स्टूडेंट्स he was damn sure कि this particular germ is associated with the cholera of the fowl। लेकिन हमारी साइंस कभी भी बातों पे बिलीव नहीं रखती। मैंने कई दफ़ा इस पूरे चैप्टर में आप लोगों से डिस्कस किया है। तो करना क्या होता है, नंबर 1, या तो आप लोगों को अपनी रिसर्च की फाइंडिंग्स को किसी इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश करना होता है, तब वो ऑथेंटिकेट होती हैं, और या फिर
नंबर 2 पे ये है कि आपके सामने ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट बैठा हो या इवन पब्लिक आप लोगों के सामने बैठी हो, तो आप लोग उसके सामने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखाएं और प्रूव करें कि जो आपकी फाइंडिंग है वो सही है। तो उस दौर में लुईस पास्चर ने क्या किया, लुईस पास्चर ने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, समथिंग लाइक इट। आप देख रहे हैं कि उसने मुर्गियां ली, राइट, और मुर्गियों को दिखाया कि ये बहुत हेल्दी हैं, और उससे पहले वो अपनी लैब में क्या बना चुका था, उन पर्टिकुलर फाउल कॉलरा कॉजिंग बैक्टीरिया के प्योर कल्चर, राइट। मैंने आपको बोला था कि प्योर कल्चर एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है जिसमें दूसरे टाइप के ऑर्गेनिज्म ना हो। मिसाल के तौर पे कि अगर ये फाउल कॉलरा के बैक्टीरिया हैं तो सारे के सारे इंडिविजुअल्स में क्या होंगे, फाउल कॉलरा के होंगे। ही वॉज बिजी इन making pure cultures, in making arrangements for the experiment. He was talking to the people, he was talking to the group of scientists and this and that. तो जाहिर है उस concentration वो डिवाइड हो गई थी। तो हुआ क्या स्टूडेंट्स, आपने जरा बात को गौर से सुनना है। जब उसने इस पर्टिकुलर प्योर कल्चर को अपनी लेबोरेटरी में सेवरल टाइम हैंड्स पे ट्रीट किया, तो हमेशा ऐसा होता था कि जब भी बैक्टीरिया उनकी बॉडी में जाता वो बेचारी हैंड पहले बीमार होती और फिर उसकी डेथ हो जाती। लेकिन इस बात को साबित करने का वक्त था लोगों के सामने उसने ग्रुप ऑफ हैंड लिया, एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, जैसे वो इनोकुलेट करता था अपनी लैब में वैसे ही उसने उस प्योर कल्चर के बैक्टीरिया को लेके हैंड की बॉडी में क्या कर दिया, इनोकुलेट कर दिया। नाउ ही इज वेटिंग, वो किस बात का इंतजार कर रहा है कि ये जो हैंड है ये आहिस्ता आहिस्ता बीमार होगी और मर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छे लोग हिम्मत नहीं हारते, they keep on striving and struggling। वो अपनी लैब में वापस गया, उसने एक एक करके अपने हर एक स्टेप को देखा कि मैं कहां गलती कर रहा हूं। He realized कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैनेजमेंट, जब वो चीजों को मैनेज कर रहा था, लोगों से कम्युनिकेट कर रहा था, बातें कर रहा था, उस टाइम पे उसका जो कल्चर था, जो बेसिकली उसे इन फाउल्स को देना था, वो क्या हुआ स्टूडेंट्स, वो ओल्ड हो गया, राइट। और ही वॉज ऑफ द व्यू कि जब वो वाले बैक्टीरिया ओल्ड हो गए हैं तो परहैप्स दे हैव लॉस्ट देयर पैथोजेनेसिटी। मैंने डिस्क्राइब किया था, पैथोजेनेसिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू कॉज डिजीज, वो शायद उनकी खत्म होगी। लेकिन फिर वही बात है कि साइंस कभी कहानियों पर यकीन नहीं रखती, साइंस ऑलवेज बिलीव इन प्रूफ। और उसने फिर क्या किया, उसने दो डिफरेंट किस्म के ग्रुप ले लिए, किसके, बैक्टीरिया के। एक ग्रुप में उसने लिए ओल्ड कल्चर और दूसरे ग्रुप में उसने लिया फ्रेश कल्चर। फॉर एग्जाम्पल 10 हैंड उसने इधर रख ली और 10 हैंड ही उसने इस ग्रुप में रख ली। जब उसने ओल्ड कल्चर लगाया इन हैंड को, तो जैसा हुआ था लोगों के सामने, मीन उसकी डेथ नहीं हुई तो हैंड्स की इसमें डेथ नहीं हुई। लेकिन जो प्योर कल्चर, फ्रेश प्योर कल्चर था, जब उसने इन हैंड्स को लगाया तो स्टूडेंट्स क्या हुआ कि इनकी डेथ हो गई। तो उसका जो एक व्यू पॉइंट था कि ओल्ड कल्चर्स लॉस देयर पैथोजेनेसिटी, वो यहाँ पे प्रूव हो गया। लेकिन क्या इसका कोई और एस्पेक्ट भी थी? तो जैसे मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स के राइटर्स, पोएट्स, साइंटिस्ट, वो आम लोगों से जहन में, अकल में, विजन में, बसीरत में लोगों से बहुत आगे होते। उसने ये सोचा कि शायद जब मैं इस ओल्ड कल्चर को इनकी बॉडी में लगा रहा हूं तो फिर कहीं वही काम तो नहीं हुआ जो एडवर्ड जेनर ने किया था। तो उस चीज को टेस्ट करने के लिए क्या किया स्टूडेंट्स, उसने अब फ्रेश कल्चर उन हैंड को लगाया कि जो ओल्ड कल्चर लगने से नहीं मरी थी। तो आपने देखा स्टूडेंट्स क्या हुआ, लुक एट दिस, अब भी ये हैंड नहीं मर रही। ही कंक्लूडेड, वही चीज उसे कंक्लूड की जो एडवर्ड जेनर ने भी कंक्लूड की थी, कि बेसिकली जो ओल्ड कल्चर था बैक्टीरिया का, उसने इस ऑर्गेनिज्म की, इन हैंड्स की बॉडी में जाके क्या डेवलप कर दी, एंटीबॉडीज। और जब मैंने फ्रेश एंटीजन उनकी बॉडी में लगाई तो चूंकि एंटीबॉडी वहां पे पहले से प्रेजेंट थी तो वो आपस में लड़ती रही, लेकिन हैंड की लाइफ बच गई। ही यूज्ड द टर्म्स कि ये बेसिकली हैंड्स जिनको मैंने पहले ओल्ड कल्चर लगाया था वो इम्यूनाइज हो गई हैं टू द मोर विरुलेंट, मोर डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया आई हैव मेड फ्रेशली। तो ये थी स्टूडेंट्स कहानी कि हम डिफरेंट डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए उसी पर्टिकुलर डिजीज के कॉजेटिव एजेंट को नॉन विरुलेंट बना के, अटेनुएट करके, वीक करके जब बॉडी में डालेंगे तो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी उसके अगेंस्ट बनाएगी एंटीबॉडीज। और जब मैं उसी स्ट्रेन का विरुलेंट इसमें डालूंगा
तो वो वाली एंटीबॉडीज इस एंटीजन से फाइट करेंगी और ये वाले ऑर्गेनिज्म की लाइफ बच जाएगी। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय स्टूडेंट्स, माय फ्यूचर डॉक्टर्स, आपने काफ़ी बातें की रिगार्डिंग व्हाट इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन, और आई होप कि अब ज़िंदगी में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपने शोल्डर्स के ऊपर थिंकिंग ब्रेन रखेंगे, ना कि क्रैमिंग ब्रेन, बस रट्टा लगा लिया और बात खत्म हो गई। ऑलवेज थिंक एंड थिंक एंड थिंक। लिल्लज़ीनहुम यतफ़क्करून, अल्लाह ताला ने मुसलमान की सबसे बड़ी पहचान ये बताई है कि वो फ़क्र करता है, वो सोचता है, राइट। सो अब हम यूज़ करने वाले हैं, अब हम स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है, यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक। हम इस पॉइंट पर हैं बिकॉज कि इस पर्टिकुलर चीज़ को हम एनिमेशन में स्टडी कर चुके हैं। सो यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो स्टूडेंट्स बात ये हुई है कि यूज़ तो बहरहाल हमें करना है एंटीबायोटिक को, कि जब कभी भी आप लोगों की बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी, इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कि जब भी आप लोगों की बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी तो आप लोगों का फिजिशियन, आप लोगों का सर्जन, राइट, ये दोनों क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को कोई ना कोई एंटीबायोटिक देंगे। इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स ये है, जो मैं स्टार लगा के आप लोगों को लिख रहा हूँ, कि आपका जो सर्जन या फिजिशियन है ये आप लोगों को एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब करते हुए आप लोगों के लिए एक टाइम ड्यूरेशन मुंतखब करता है। मिसाल के तौर पे वो आपसे कहेगा कि ये एंटीबायोटिक आपने फॉर एग्जांपल 3 डेज खानी है, या 5 डेज खानी है, या 7 डेज खानी है, या आपने 14 डेज खानी है, राइट। वो डिसाइड करता है आपका फिजिशियन या सर्जन इन पर्टिकुलर मेडिसिन के डेज और इनकी डोजेज एज पर लेवल ऑफ सिवियरिटी in the terms of species that you're going to infect and the level of infection in your body। वो जो 5-7 साल पढ़ा और फिर 10-15 साल वो अब एक्सपीरियंस हो गया है उसका, मैं सिर्फ समझाने की गर्ज से बात कर रहा हूँ लोगों के लिए और आप लोगों के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, डोंट कंसंट्रेट माई वर्ड्स। वो पागल नहीं है जिसने आप लोगों के लिए 3 की बजाय 5 दिन आपको दिए, या 5 दिन की बजाय आपको 7 दिन एंटीबायोटिक दी है, या 7 दिन की बजाय वो 14 डेज एंटीबायोटिक दे रहा है। वो भी फुली इस बात पे अवेयर है, वो नॉलेज्ड पर्सन है, उसने उसकी फार्मेसी पढ़ी है, उसकी फार्माकोलॉजी पढ़ी है, उसने उसके सीरम पे इफेक्ट पड़ता है, वो इसके किडनीज पे इफेक्ट पड़ता है, वो इसके हार्ट पे इफेक्ट पड़ रहा होता है, वो सब कुछ पढ़ के लिख के आप लोगों के पास आया है। कोई छोटी एफर्ट नहीं की हुई उसने। इतनी एफर्ट्स के बावजूद अगर वो 5 दिन की बजाय आपको 7 दिन की मेडिसिन दे रहा है तो ही इज नॉट मैड। वो जो कुछ भी कर रहा है आप लोगों के फायदे के लिए कर रहा होता है। अब लोग आमतौर पे करते क्या हैं, अगर उनको 2 दिन की एंटीबायोटिक खाने के बाद शफा मिल गई है तो दोज, सॉरी टू से, बट मैं सिर्फ इनकलकेट कर रहा हूँ नॉलेज, वो स्टूपिड पीपल उस एंटीबायोटिक को छोड़ देते। रिजल्ट क्या होता है, 2-3 दिन के बाद वो बीमारी डबल फोर्स के साथ वापस आती। इसमें कसूर किसका है, उस डॉक्टर का नहीं है, उस फिजिशियन का नहीं है, उस सर्जन का नहीं है, बल्कि कसूर इस कौम की जहालत का है, जिसने अपने प्रॉपर टाइम पर, अपने प्रॉपर ड्यूरेशन के ऊपर और अपनी टाइम इंटरवल के लिए मेडिसिन यूज नहीं की। तो जब भी आप एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट नहीं करेंगे, उसे रिपीटेड टाइम पे नहीं खाएंगे और गिवन ड्यूरेशन तक नहीं खाएंगे, 3 डेज, 5 डेज और 7 डेज और 14 डेज, तो फिर आप लोगों को रिकरेंट इन्फेक्शन होती रहेंगी। अब रिकरेंट इन्फेक्शन होती क्यों है स्टूडेंट्स, ये डिस्कस थोड़ा सा हम पहले कर चुके हैं और आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली बहुत से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, राइट, कि जिनके अंदर आपको पता है प्लाज्मिड्स प्रेजेंट थे, राइट। मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मिड का बैक्टीरिया को सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड के ऊपर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं, राइट। अब अगर एक ऑर्गेनिज्म को हमने कहा कि तुमने 5 दिन मेडिसिन खानी है और उसने 3 दिन मेडिसिन खाने के बाद छोड़ दी, तो रिजल्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, कि अगर इस पॉपुलेशन में
अगर इस पॉपुलेशन के अंदर, बैक्टीरियल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, हमारे पास 100 ऑर्गेनिज्म थे, तो उनमें से 90 की तो इंस्टेंट डेथ हो जाएगी, और वो होंगे कि जिनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं था। अब स्टूडेंट्स जरा बात को गौर से सुनिए, बाकी बच गए मेरे पास 10। कितनों में से 10 बचे हैं? 100 में से 10 बचे। अब ये जो 10 ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास ऑलरेडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, वो तो जाहिर है पहली 2-3 डोजेस से नहीं मरेंगे, वो तो किसी खास लेवल की डोज अचीव होने के बाद ही उनकी पॉसिबल डेथ हो सकती है। तो आप लोगों ने 2 दिन के बाद इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक देना बंद कर दी। उनके पास पहले रेजिस्टेंट जीन था, डोज आने के बाद उनका ये वाला जीन मोर स्टिमुलेट हो गया और उनकी नंबर ऑफ प्लाज्मेट कॉपीज, आपको याद होगा मैंने बोला था कि जो प्लाज्मेट्स होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडीज होती हैं, यानी कि जितना ज़्यादा स्टिमुलस आप लोग इस पर्टिकुलर बैक्टीरियम को दोगे उतनी ही तेज़ी से ये प्लाज्मेट अपने आप को रेप्लिकेट करेंगे और बैक्टीरिया की एबिलिटी टू रेजिस्ट द गिवन एंटीबायोटिक बढ़ जाएगी। सो अपने पेशेंट के साथ और अपनी जानों के साथ रहम करें। बैक्टीरिया डे बाय डे रेजिस्टेंट होते चले जा रहे हैं अगेंस्ट आर न्यूली सिंथेसाइज्ड मेडिसिन ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ यू पीपल। जहालत सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस डिजीज की। डिजीज कौन सी है? डेवलपिंग रेजिस्टेंस इन द बैक्टीरियम। आज हम मेडिसिन देते हैं, बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट बड़े मजे से सर्वाइव करते हैं, और उसकी रीजन यही है कि जब मेडिसिन का इफेक्ट अपनी पीक पे पहुंचने वाला था, हमने इफेक्ट को विड्रॉ कर लिया। मेडिकल स्टोर की फील्ड में हम टर्म यूज करते हैं ओटीसी। ओटीसी का मतलब होता है ओवर द काउंटर सेल। हम आप पाकिस्तान या हमारा कॉन्टिनेंट इस लिहाज से उन चंद बदकिस्मती मुल्कों में शुमार होता है जहां आप लोग ब्लाइंडली जाके मेडिकल स्टोर वाले से कहते हैं मुझे ये मेडिसिन दे दो, और वो आप लोगों से प्रेस्क्रिप्शन मांगे बगैर आपको एंटीबायोटिक दे देता है। लेकिन दुनिया सारी में चले जाएं, फॉर एग्जांपल मैं डिफरेंट कंट्रीज में गया, उनमें से फॉर एग्जांपल एक यूएई की एग्जांपल ले लेते हैं जिन्हें हम बद्दू कहते हैं कि जनाब वो तो बद्दू है, उन्हें अकल शऊर कोई नहीं है। लेकिन इवन उन बद्दुओं को भी ये अकल है कि हम लोगों ने बगैर प्रेस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक नहीं लेनी, और हम उनसे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नेशन हैं। वी आर मच मोर टैलेंटेड, वी आर मच मोर एजुकेटेड, बट एज फार एज द मेडिसिन इन कंसर्न वी आर प्लेइंग विद आवर लाइव्स, वी आर नॉट कंसिडरिंग द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर्स, राइट। और हर दफ़ा हर एंटीबायोटिक से हर बैक्टीरिया क्योर भी नहीं हो रहा होता, लेकिन हम जाते हैं मेडिकल स्टोर के ऊपर, वो जी मैंने सेप्ट्रॉन दे दो, राइट, वो जी मैंने मॉक्सल दे दो, और वो भी ऐसा जाहिल बैठा हुआ है मेडिकल स्टोर वाला भी कि वो बगैर प्रेस्क्रिप्शन के आपको एंटीबायोटिक दे देता है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू all my students, all viewers of mine, never use any medicine without prescription if you don't want to play with your lives. Let's move to the next topic. और वो जो next topic है student, वो क्या है? Characteristics of cyanobacteria. So we want to place a heading over here, cyanobacteria. और जैसे मैंने आपके फ्लैश कार्ड में लिखा हुआ है कि हम इस साइनोबैक्टीरिया की सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स खूबियां, राइट। तो जैसे आप लोगों को हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि साइनोबैक्टीरिया बेसिकली ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं। तो अगर हम लोग इनकी पहले मॉर्फोलॉजी की बात करें तो जाहिर है कि इन अपीयरेंस में, कलर में, अपीयरेंस या कलर में दे विल बी ऑफ not pure green, they have some tinge of blue color as well। तो इसीलिए हम लोग इन्हें ब्लू ग्रीन ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया का नाम देते हैं, राइट स्टूडेंट्स। फिर ये है कि अगर आप लोग इनके साइज की बात करें, साइज की, तो इनका साइज 1 to 10 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे भी हमें साइज के एतबार से ग्रेट वेरिएशंस नजर आती हैं, मींस वैरायटी नजर आती है। वेरिएशन का मतलब होता है वैरायटीज पाई जाती हैं इसके अंदर, राइट स्टूडेंट्स। फिर अगर आप लोग इनकी शेप की बात करो स्टूडेंट्स, तो शेप में जैसे हमने बोला कि इनके डिफरेंट किस्म के सेल्स होते हैं, लेकिन आमतौर पर ये सेल्स 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। नंबर 1 सॉलिटरी, ऐसा भी हो सकता है कि ये सेल्स तन्हा तन्हा रहें, लेकिन जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि तन्हा तन्हा यहाँ है जीना, ये कोई बात है। तो इस लिहाज से ये जो सेल्स होते हैं वो भी इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं, और वो करते क्या हैं कि वो आपस में मिल के रहते हैं।
जब ये वाले सेल्स आपस में स्टूडेंट्स इस तरह मिल के रहेंगे ऐसे, तो वो क्या करेंगे कि वो एक लंबी सी चेन बना लेंगे सेल्स की। जैसे कि इसकी एक और बेस्ट एग्जांपल हमारे पास मुसलमानों के लिए तस्बीह भी हो सकती है। तस्बीह में भी जो दाने हैं बेसिकली वो एक थ्रेड के थ्रू प्रोए होते हैं, साथ साथ मिलके रहते हैं। तो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम नाम क्या देते हैं स्टूडेंट्स? ट्राइकॉम। तो ट्राइकॉम इज बेसिकली an aggregation of individual cell arranged in a linear order, ठीक है, in the form of a chain। तो उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? व्हाट? ट्राइकॉम। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्राइकॉम को देखूं तो आपने जरा गौर से ये देखना है कि ये ट्राइकॉम एक खास किस्म की म्यूसिलेज की बनी हुई शीट के अंदर मलफूफ होते हैं, मीन्स लिपटे हुए होते हैं। शायद थोड़ी उर्दू भी आप लोगों की बेहतर हो रही हो। मलफूफ का मतलब होता है लिपटे होना, और ये वो म्यूसिलेज की शीट है। म्यूसिलेज और म्यूसिलेजिनस शीट है, राइट। और इस पर्टिकुलर शीट के अंदर डेपोजिट हो सकते हैं डिफरेंट किस्म के क्या? पिगमेंट्स, राइट। और उनकी कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेटली बहुत कम है। अगर आप इनकी डिफरेंट किस्म की देख रहे हैं क्या स्लाइड्स, फॉर एग्जांपल इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे म्यूसिलेज शीट के अंदर कोई बहुत कॉन्स्पिकुअस किस्म के क्या नहीं प्रेजेंट? पिगमेंट्स नहीं प्रेजेंट। अब सवाल ये है स्टूडेंट्स कि हमें ये देखना है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर शीट या कवर को देखूं तो इसके अंदर इसका एडवांटेज क्या है? तो आंसर ये है स्टूडेंट्स कि आमतौर पर ये किसी बैलून की तरह से काम करती है। जब ये वाले सेल फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं, ये वाले, राइट, तो इसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट्स? जाहिर है O2। फोटोसिंथेसिस क्या प्रोड्यूस कर रही है? ऑक्सीजन। और ये जो ऑक्सीजन है ये बेसिकली यहाँ जमा हो जाती है इन द विसिनिटी, इन द सराउंडिंग्स of the individual cells of the trichome beneath this mucilage what layer। अब ये जो डॉट्स में लगाए हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन डेफिनेटली लाइटर है देन वाटर। तो जब ये वाटर से ज्यादा लाइटर है तो क्या करेंगे कि ये वाले जो ट्राइकॉम्स है दे बिगिन टू ग्लाइड इन वाटर। ये पानी के सरफेस के ऊपर तैरना शुरू कर देंगे, हल्का हल्का हिलना शुरू कर देंगे। ये जो हल्का हल्का मूवमेंट और स्लिपिंग किस्म की मूवमेंट आ रही है वाटर के अंदर, दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइडिंग। तो इस चीज को हम लोगों ने ये लिखा है किसके अंदर? मूवमेंट के अंदर, के बेसिकली मूवमेंट के एतबार से दीज पर्टिकुलर फिलामेंट्स और ट्राइकॉम्स दे ग्लाइड इन वाटर, राइट स्टूडेंट्स। अगली बात हमारे पास ये है कि अगर ये पर्टिकुलर सेल्स को देखा जाए तो इनके बाहर क्या प्रेजेंट है? एक सेल वॉल, राइट। अब जो इनकी सेल वॉल है, राइट स्टूडेंट्स, आपको याद आया कुछ सेल वॉल का नाम सुन के? बिल्कुल, कि सेल वॉल तो हो सकती है दो टाइप्स की, यानी कि ग्राम नेगेटिव भी हो सकती है, ग्राम पॉजिटिव भी हो सकती है। तो जब हम इन पर्टिकुलर सेल्स को ग्राम स्टेनिंग से स्टेन करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स? ग्राम नेगेटिव का रिजल्ट शो करते हैं। आपको याद है स्टूडेंट्स कि अगर ग्राम नेगेटिव हैं तो ये कौन सा स्टेन ऑब्टेन करेंगे? वेरी राइट, दे विल बिकम पिंक, राइट। तो जब मैं इनको स्टेन करता हूं तो इनकी वॉल पिंक हो जाती है। इसका मतलब है कि इनकी सेल वॉल की नेचर स्टूडेंट्स कैसी है? ग्राम नेगेटिव जैसी है। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर ये वाले प्लांट्स वो कैपेबल हैं फोटोसिंथेसिस करने के, राइट, तो फिर इस पर्टिकुलर फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए जाहिर है कि हमें चाहिए होगा कोई ना कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में दो किस्म के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट है। नंबर वन इज क्लोरोफिल। नंबर वन इज व्हाट? क्लोरोफिल। एंड नंबर टू पिगमेंट इज फाइकोबिलिन। फाइकोबिलिन, राइट। अब फाइकोबिलिन जैसे मैंने लिखा है कि ये ब्लू कलर का पिगमेंट है, राइट, और क्लोरोफिल आपको पता है कि ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। अब यू नो वेरी वेल कि क्लोरोफिल एसोसिएट होता है विद द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, राइट। इसका ताल्लुक थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट के साथ है,
राइट। क्लोरोफिल किससे एसोसिएटेड था? क्लोरोप्लास्ट के साथ। तो फाइकोबिलिन किससे एसोसिएटेड है? फाइकोबिलिसोम्स के साथ, फाइकोबिलिसोम्स के साथ। अब ये जो फाइकोबिलिसोम्स हैं उनकी अपनी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है और उस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन से अटैच होता है वो वाला ग्रीन पिगमेंट जिसे हम लोग फाइकोसायानिन देते हैं, नाम देते हैं फाइकोसायानिन। राइट स्टूडेंट्स, तो ये फाइकोसायानिन वो पिगमेंट है जो फाइकोबिलिसोम्स के साथ अटैच होता है और फाइकोबिलिसोम्स सारे मिलने के बाद क्या बनाते हैं? फाइकोबिलिन। राइट। तो इस पर्टिकुलर एजेंट की वजह से, इस पर्टिकुलर पिगमेंट की वजह से इसको इम्पार्ट होता है कौन सा कलर स्टूडेंट्स? ब्लू कलर। राइट। और इस पर्टिकुलर क्लोरोप्लास्ट की वजह से, इस पर्टिकुलर प्लास्ट की वजह से जो कलर ऑब्टेन होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट्स? यू नो वेरी वेल, ग्रीन। तो इन दो पिगमेंट्स की वजह से ही हम लोग इसे क्या नाम देते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। राइट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि ये जो पर्टिकुलर ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, वेदर दे कैन स्टोर फूड और नॉट। तो आंसर इज यस, कि ब्लू ग्रीन एल्गी कैन स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में फूड को स्टोर करती है। और आपको पता है कि अगर मैंने इनकी प्रेजेंस को चेक करना हो तो बहुत आसान सी बात यह है कि मैं इसको ट्रीट करूंगा आयोडीन से। तो जब भी आयोडीन को हम ग्लाइकोजन को हम आयोडीन से ट्रीट करते हैं तो इट ऑलवेज गिव मी रेड कलर। तो जब मैं देखता हूं तो यहाँ पे मुझे स्टोरेज ग्रैन्यूल्स के अंदर स्टोर्ड नजर आता है व्हाट? ग्लाइकोजन। और आज हम लोग करें आज की शायद सबसे आखिरी बात, और वो है स्टूडेंट्स व्हाट? क्या? रिप्रोडक्शन इन ब्लू ग्रीन एल्गी। तो रिप्रोडक्शन के एतबार से आप लोगों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअली 3 तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनमें से एक का नाम है स्टूडेंट्स हेटेरोसेस्ट। राइट। और दूसरे का नाम हमारे पास क्या है? हॉर्मोगोनिया। ये मैंने जाके इकट्ठे लिखी हैं ताकि आपको एच याद रहे, हॉर्मोगोनिया। और थर्ड टाइप है मेरे पास एकाइनीड्स। राइट। तो इन 3 मेथड से जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो रिप्रोड्यूस करती है। अब हम बहुत जल्दी से मूव कर रहे हैं उस पॉइंट की तरफ कि हमारे पास एक और बड़ी एक्सपेंसिव किस्म की एल्गी है। ये वाली इंफॉर्मेशन आप लोगों के बुक में येलो बॉक्स के अंदर लिखी हुई है स्टूडेंट्स कि ये बड़ी एक्सपेंसिव किस्म की सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी है। सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी। इसको स्टूडेंट्स सवाल ये है कि हम इसे सुपर क्यों बोल रहे हैं और फिर ये इतनी एक्सपेंसिव क्यों है? तो आंसर ये है कि ये दुनिया में एक परफेक्ट फूड कंसिडर होती है। राइट। हालांकि ये इंडिविजुअल सेल्स हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल सेल्स परफेक्ट फूड कंसिडर होते हैं बिकॉज कि आप किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट और विटामिन के और मिनरल के बारे में सोचें तो वो आप लोगों को यहाँ पे नजर आएगा। इसीलिए ये वाली ब्लू ग्रीन एल्गी खाने में इतनी डिलीशियस और प्राइस में इतनी महंगी और सुपर कहलाती है। राइट स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं आज की आखिरी बात, और वो आखिरी बात स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है कि व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस स्टूडेंट्स बहुत जल्दी से हम कवर करना चाह रहे हैं बिकॉज टाइम इज लिमिटेड। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आप लोग जाहिर है 2 ही बातें करेंगे, या तो आप लोग इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे और या फिर आप लोग इसके लॉसेस के बारे में बात करेंगे। तो एडवांटेज स्टूडेंट्स ये है कि यू नो कि ये डिफरेंट किस्म के प्लांट्स के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप डेवलप करती है। फॉर एग्जांपल, मैं मेडिकल स्टोर वाले को पैसे दूं, इन रिटर्न वो मुझे मेडिसिन दे। राइट। तो दोनों का हम साथ साथ चल रहे हैं ना, मैं उसके लिए फायदेमंद हूं, वो मेरे लिए फायदेमंद है। अगर ये रिलेशनशिप म्यूचुअल हो, इक्वल हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम इसे बोलते हैं सिम्बियोसिस। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली ब्लू ग्रीन एल्गी डिफरेंट किस्म के एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के साथ सिम्बियोसिस डेवलप करती है, मिलके रहती है। राइट स्टूडेंट्स, तो ये ज़ाहिर है फायदे वाली बात है बिकॉज कि इनके अंदर इनमें एबिलिटी होती है कि दे कैन फिक्स नाइट्रोजन, और अगर नाइट्रोजन को फिक्स कर सकती है और ये वाले
ऑर्गेनिज्म अगर सॉइल में है तो यू नो कि दे कैन इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड दे कैन इंक्रीज व्हाट द पर एकड़ यील्ड, पैदावार को इंक्रीज कर सकते हैं। लॉसेस मेरे पास स्टूडेंट्स ये हैं कि ये हमारे ड्रिंकिंग वाटर में अनप्लेजेंट का मतलब है जो मुझे अच्छी नहीं लगती, अनप्लेजेंट स्मेल डाल सकते हैं, और इस अनप्लेजेंट स्मेल की वजह से वो जो मेरा ड्रिंकिंग वाटर है इट बिकम अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। राइट स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।